प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 का पार्ट 1 यानी कि एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लेके आया है। ओके, 6 चैप्टर आप कर चुके हैं। अगर किसी ने पिछले चैप्टर ना किए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखकर पिछले चैप्टर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैंने कहा इसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, 14वीं से 16वीं सदी के इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। ये देखिए, विजयनगर में ये खूबसूरत अवशेष यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया है। ठीक है ना, विश्व विरासत सूचियों में इसको स्थान दिया गया है। ये विजयनगर का साम्राज्य आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की तरफ। ओके, शुरू करते हैं चैप्टर को। कहता है विजयनगर। विजयनगर शब्द का जो अर्थ होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का शहर। विजय और नगर, विजय का नगर यानी शहर। कहता है स्थापना इसकी 14वीं शताब्दी में, यानी 14वीं शताब्दी में कब? 1336 ईस्वी में। सभी बच्चे जानते हैं 1300 से 1400 के बीच के समय को 14वीं शताब्दी कहते हैं। 14वीं शताब्दी मतलब 1400 के बाद नहीं होता, कृपया ध्यान दें। 1300 पूरे हो गए, 14वीं शताब्दी शुरू हो गई। ओके, डन। कहता है किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर विजयनगर का जो पहला वंश था, संगम वंश की स्थापना की थी। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। ठीक है, और पहला वंश कौन सा था विजयनगर में? संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना भी कहेगा तो हम कहेंगे हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। गुरु विद्यारण्य ने इन्हें साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। तो इनके गुरु कौन थे? गुरु विद्यारण्य। विजयनगर के प्रमुख वंश आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। विजयनगर में 4 वंश हुए हैं। पहली थी संगम डायनेस्टी यानी कि संगम वंश, फिर आया सुलुव वंश, फिर तुलुव वंश, और फिर आया था अराविदु वंश। ओके, संगम वंश, सुलुव वंश, तुलुव वंश और फिर आया था अराविदु वंश। ओके, संगम वंश का पीरियड 1336 से 1485। सुलु वंश का कहता है 1485 से 1503। आपको हर बुक में अलग मिलेंगे, हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से चलेंगे। आपकी एनसीईआरटी में 1503 बताया गया है, तो हम आपको यही बताएंगे। ठीक है, तुलुव डायनेस्टी 1503 से 1542 और अराविदु वंश 1542 के बाद। कहता है संगम वंश की स्थापना की थी। ये हमने सबसे पहले वंश लिखा है, फिर हमने इसके टाइम पीरियड लिखा है और फिर इसका फाउंडर यानी संस्थापक। ठीक है, किसने स्थापना की थी, इसके संस्थापक के नाम लिखे। चले आगे, शाबाश। तो मैंने कहा संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का भाइयों ने, सुलु वंश की स्थापना नरसिंह सुलुव ने, फिर कहता है तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने और अराविदु वंश की स्थापना तिरुमल ने। ओके, ये अराविदु वंश है, अराविंदु नहीं है, इसमें से एन काट लेना। ओके, एन इसमें नहीं आएगा, अराविदु वंश। चले आगे, शाबाश। देखिए आगे, कहता है 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया। अब भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, और यह बाद में यह उजड़ गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह विनष्ट हो गया, लेकिन फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की याद में ये जीवित रहा। जो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ओके, तो ये कृष्णा नदी और आपकी तुंगभद्रा नदी बह रही है। तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये दोआब का क्षेत्र, यानी बहुत उपजाऊ क्षेत्र। जब दो नदियों के बीच की भूमि होती है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, तो उसे दोआब कहते हैं। आब मतलब जल होता है, पानी। दो पानियों के बीच की भूमि यानी दो नदियों के बीच की भूमि को हम कहते हैं दोआब। ठीक है, तो कहता है फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र जो है यहाँ के लोगों की याद में जीवित रहा। और उन्होंने इसे किस नाम से याद रखा? हम्पी। इसका नाम हम्पी भी है।
ओके। और ये हम्पी नाम यहाँ की जो लोकल गॉडेस है, यानी कि स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से आया है। पंपा देवी से बना हम्पी। ओके, चलें आगे। ये आप इस नक्शे में आराम से देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की लोकेशन। कृष्णा तुंगभद्रा नदी आपको दिखाई दे रही है। ये कृष्णा ऊपर जा रही है, ये तुंगभद्रा आपको दिखाई दे रही है। तो ये विजयनगर साम्राज्य कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब में पनपा था। ठीक है ना, इसीलिए ये उपजाऊ लैंड थी, मैंने कहा फर्टाइल थी। आइए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। ये जो इसके सोर्स मतलब स्रोत जिनसे हमें इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल पाई, हम उसे खोज पाए। तो क्या सहायता करी, किस चीज़ों से सहायता मिली? कहता है ओरल ट्रेडिशंस, मौखिक परंपराओं ने हमें सहायता दी। ट्रेडिशंस, ओके, इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेना, ओरल ट्रेडिशंस। पुरातात्विक खोजों ने, कहता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पुरातात्विक हमें जो भी वहाँ पे मिले हैं उनसे हम इसका पता लगा पाए हैं। ओके, कहता है स्थापत्य के नमूनों ने, मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ से मिले हैं। कहता है इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों से और अन्य दस्तावेजों से हमें जानकारी मिली है विजयनगर साम्राज्य की। इसमें पहला टॉपिक आपका आता है इस चैप्टर में अब, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, हम्पी की खोज। कहता है हम्पी के भग्नावशेष, भग्ना अवशेष मतलब इसके खंडहर समझ सकते हो। ठीक है, इसकी बिल्डिंग के जो अवशेष मिले हैं। कहता है 1800 ईस्वी में एक अभियंता, अभियंता मतलब क्या होता है? इंजीनियर। और पुराविद, पुराविद मतलब जो पुरानी वस्तुओं से खोज करते हैं, उनके निष्कर्ष निकालते हैं, उनकी जांच करते हैं। कहता है 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो सबसे पहले इसको किसने खोजा था, इसके अवशेषों को? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कहता है मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। कहाँ काम करते थे मैकेंजी? ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उन्होंने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, सर्वे मैप यहाँ का पहला तैयार किया था। कहता उनके द्वारा जो शुरुआती जानकारियाँ मिली हमें, विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी, यहाँ पे दो फेमस मंदिर थे, विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी। यहाँ के जो पूजा स्थल में जो पुरोहित थे उनकी स्मृतियों के ऊपर इनको जानकारी मिली है। यहाँ के पुजारियों ने इनको बताया जो उन्होंने पीछे अपने बड़े पुजारियों से सुना था, अपने सीनियर से। तो इस तरह ये ओरल यानी कि मौखिक कहानियाँ एक से दूसरे पे चलती थी। तो उन कहानियों के आधार पर भी मैकेंजी साहब ने खोज करनी शुरू करी। ये विरूपाक्ष मंदिर देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उस समय विजयनगर साम्राज्य की शान होता था। ठीक है, चले आगे। कहता है 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने, छाया चित्रकार मतलब फोटोग्राफर्स, फ्रॉम 1856 AD फोटोग्राफर्स बिगेन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने यहाँ के चित्र इकट्ठा किए। और रिसर्चर स्टडीड दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स से रिसर्चर जो थे उन्होंने स्टडी करी, अध्ययन किया। कहता फ्रॉम 1836 एपिग्राफिस्ट बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट दिस लैंड एंड अदर टेम्पल्स एट हम्पी। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1836 से कह रहा है जो अभिलेखकर्ता थे उन्होंने यहाँ से और मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख जो है इकट्ठा किए। इतिहासकारों ने इस शहर के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में, इस शहर का इतिहास का पुनर्निर्माण मतलब पूरे जो शहर का इतिहास है उसको दोबारा से पूरा तरह से निर्मित किया, खोजा, जांचा। इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से जो मौखिक रूप से बताए गए थे और जो सारे मैंने स्रोत बताए ना आपको अभी, ओके, तो कहता है इन स्रोतों का जो हमने स्रोत पढ़े थे, कहता है विदेशी यात्रियों थे उनके जो वृत्तांत थे उनसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृति में जो तेलुगु में जो साहित्य लिखे गए हैं उनसे मिलान किया। फिर हमने इसकी सत्यता का पता लगाया। कहता है कॉलिन मैकेंजी, देखिए कहता है कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में। ये एक इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर जो मानचित्रकार होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं। 1815 में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और 1821 में जब इनकी डेथ हुई तब तक ये इसी पद पर बने रहे। ठीक है, ये थे हमारे कॉलिन मैकेंजी, इनका फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलें आगे।
वेरी गुड, शाबाश। क्या कहता है आगे? राय, नायक तथा सुल्तान। दूसरा टॉपिक है राय, नायक तथा सुल्तान क्या थे, देखते हैं। कह रहा है विजयनगर राजाओं का समकालीन शासकों जैसे कि दक्कन के सुल्तान, जो विजयनगर राजा थे उनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, उनके समय के जो और शासक थे, कैसे दक्कन में थे सुल्तान, उड़ीसा के गजपति कहता है। ठीक है, दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार के लिए। ओके, ठीक है, उपजाऊ जो नदी घाटियां हैं और जो विदेशी व्यापार है, इस पे इनके संसाधनों पर नियंत्रण के लिए क्या चलता था? संघर्ष, इनके बीच संघर्ष होता था। क्या था? विजयनगर के शासक अपने को राय कहते थे। तो विजयनगर, राय कौन है? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, नाम सुना हुआ है ना आपने राजा कृष्णदेव राय का? बिल्कुल। तो विजयनगर के राजा अपने को राय कहते थे। और गजपति किसको कह रहा है? उड़ीसा के शासकों को। वो हाथी वहां ज्यादा होते हैं उस एरिए में, तो उनकी सेना में हाथी ज्यादा होते थे। दक्कन को कह रहा है सुल्तान। दक्कन के कौन थे? सुल्तान। दक्कन जो भारतीय डेक्कन प्लेटू है। ये देखिए आपके इसमें बताया गया हाथी, घोड़े और लोग। गजपति शब्द का अर्थ कह रहा है हाथियों का स्वामी। ओके, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। तो वहां के राजाओं को यही कहते थे क्योंकि इनके पास हाथियों का पूरा बेड़ा होता था, हाथियों की पूरी भीड़ होती थी। ठीक है, सेना होती थी। कहता है विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अशुपति कहते थे, क्योंकि दक्कन के सुल्तानों के पास क्या था? घोड़ा, तो इन्हें कहते थे अशुपति, यानी घोड़ों का स्वामी। और रायों को कहते थे नरपति। जो राय थे ये कृष्णदेव राय, ओके, जो विजयनगर के राज शासक अपने को राय कहते थे, तो इनको कहते थे नरपति। ध्यान देना, जो यहाँ के जो विजयनगर के राजा हैं वो राय कहलाते थे और उनको कहते थे नरपति। नर मतलब लोग, पति यानी लोगों का स्वामी। अशुपति किसे कहते थे? दक्कन के सुल्तानों को। क्यों? क्योंकि ये घोड़ों के स्वामी, इनकी सेना में घोड़े ज्यादा थे। और गजपति किसे कहते थे? मैंने कहा गजपति उड़ीसा के जो शासक थे, क्योंकि इनकी सेना में हाथी ज्यादा होते थे। गजपति, अशुपति और नरपति। क्लियर है आपको? ओके, गजपति कहता है अश्वपति और नरपति। चले आगे, शाबाश। कहता है कर्नाटका साम्राज्यमु। ये साम्राज्यमु मतलब साम्राज्य। कर्नाटका साम्राज्यमु किसके लिए कहा गया है? कहते हैं जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके लिए शब्द यूज करते हैं विजयनगर साम्राज्य, पर जो उस समय कंटेम्प्रेरी लोग थे वो उसे क्या कहते थे? कर्नाटका साम्राज्यमु। ओके, चले आगे। अगला टॉपिक है शासक तथा व्यापारी, किंग एंड ट्रेडर्स। ठीक है, किंग एंड ट्रेडर्स। देखिए भाई, कहता है इस काल में युद्ध कला जो है किस पे डिपेंड करती थी? किसके पास कैसी इफेक्टिव अश्वसेना है? कैवेलरी, प्रभावशाली अश्वसेना, घोड़ों का बहुत बड़ा रोल था युद्ध में। ओके, अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात यानी इंपोर्ट। कहाँ से इंपोर्ट करते थे घोड़ों को? अरब और मध्य एशिया से। ओके, तो घोड़ों का इंपोर्ट होता था अरब से और मध्य एशिया से, घोड़ों का आयात होता था। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, कहता है यह व्यापार आरंभिक चरण में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। तो शुरू में तो इस पे किसका नियंत्रण था? अरब व्यापारियों का। तो कहता है व्यापारियों के स्थानीय समूह, जो वहां के लोकल ग्रुप थे, उन्हें क्या कहते थे? कुदरई चेट्टी। ओके, स्थानीय समूह को कहते थे कुदरई चेट्टी। आप याद रखेंगे, कुदरई चेट्टी यानी हॉर्स मर्चेंट। कुदरई चेट्टी क्या है? हॉर्स मर्चेंट, घोड़ों के व्यापारी, यानी ये विजयनगर के स्थानीय समूह थे। कहते ये भी इस विनिमय में भाग लेते थे। विनिमय मतलब एक्सचेंज, जो घोड़े मंगाए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ सामान उन्हें दिया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, एक्सचेंज में ये भी भाग लेते थे। 1498 में पुर्तगाली जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है ना, 1498 में भारत की खोज कहते हैं हम। तो कहता है 1498 में पुर्तगाली जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, वेस्टर्न कोस्ट हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी तट पे पहुंचे थे ना। कालीकट पहुंचा था सबसे पहले पुर्तगाली, कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, तो कहता है जो पश्चिमी तट पर आए, ओके, उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। पुर्तगाली, उनमें जो विशेष तकनीक क्या थी, उनकी जो सामरिक ताकत क्या थी? कहता है मस्केट्स, यानी कि बंदूकों का प्रयोग। इसकी वजह से ये उस समय में मुख्य शक्तिशाली बनकर उभरे। टॉपिक है मार्केट इन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य में बाजार। कहता है विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था।
जैसे कि पूरा दक्षिण भारत उस समय मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए फेमस था। यहाँ की समृद्ध जनता, जो यहाँ की जनता थी, समृद्ध थी, एंड रिच, वेल्थी। कहता है महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। जब समृद्ध थी तो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। ओके, कहता है विशेष रूप से क्या क्या मांग करती थी? रत्नों और आभूषणों की। व्यापार से प्राप्त राजस्व, जो व्यापार होता था तो उससे क्या होगा? राजस्व आएगा और राज्य की समृद्धि और ज़्यादा होगी। ठीक है, रत्नों और आभूषणों की ज़्यादा मांग थी और जो व्यापार से राजस्व आ रहा है उससे समृद्धि और बढ़ रही है राज्य में। ओके, ये टॉपिक आपका इसमें दिया हुआ है, एक राजा और व्यापारी, किंग्स एंड ट्रेडर्स। क्या रहा है? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, मैंने कहा विजयनगर के जो सबसे फेमस शासक हैं उनका नाम है राजा कृष्णदेव राय। ओके, कहता है इनका शासनकाल है 1509 से 1529, 1509 से 1529। कहता है इनके शासनकाल में इन्होंने एक किताब लिखी है। कौन सी किताब है? कहता है अमुक्त माल्यात। ओके, कहता है इन्होंने एक बुक लिखी है अमुक्त माल्यात। इसमें इन्होंने व्यापारियों के विषय में लिखा है। कहता है एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके, इंपोर्ट इजीली हो पाए, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, उन्हें प्रबंध करना चाहिए कि विदेशी नाविकों जिन्हें तूफान, बीमारियों, थकान के कारण उनके देश में भी उतरना पड़ता है, उनकी भी भली भांति देखभाल कर पाए, यानी कि व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। ओके, सुदूर देशों के व्यापारी जो हाथियों और अच्छे घोड़ों की का आयात करते हैं, जो लेकर आ रहे हैं हाथी आपके लिए, अच्छे घोड़े आपके लिए, को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे को स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। संबद्ध मतलब जोड़ना चाहिए, ताकि क्यों? ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। आप उन व्यापारियों को अच्छा सम्मान देंगे, अच्छा उनका दाम देंगे, तो वो आपके पास लेके आएंगे, आपके दुश्मनों को नहीं बेचेंगे। वो घोड़े और हाथी आपको चाहिए ना सेना के लिए, तो ये इससे आपको मिलेंगे, ये कहता है। तो अमुक्त माल्यात, ये बुक किसने लिखी है? राजा कृष्णदेव राय ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमुक्त माल्यात के लेखक। तो इसमें इन्होंने व्यापार के बारे में भी बताया है। कहता है राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, जैसे राज्य जो है ऊपर तक गया और क्या इसका पतन, उसके बारे में कहता है। कहता है राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। जो सत्ता के दावेदार कौन थे? जो शासकीय वंश के सदस्य, राजाओं के, और सैनिक कमांडर। ओके, सैनिक कमांडर धीरे धीरे खुद ही सत्ता हड़प लेते थे। कहता है कैसे? पहले राजवंश, मैंने कहा संगम वंश, ने 1485 तक शासन किया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपने पहले पेज में देखा था ना, 1485 तक शासन किया। किसने? ये देखिए आपके सामने दोबारा ये पेज, संगम वंश ने, पहला राजवंश 1336 से 1485। किसने? कौन था इसका संस्थापक? हरिहर और बुक्का। ठीक है, कहता है पहला राजवंश संगम वंश ने 1485 तक शासन किया। उन्हें सुलुवों ने उखाड़ फेंका। सुलभ कौन थे? ये सैनिक कमांडर थे, मतलब इन्हीं के सेनापति थे, और उन्होंने इन्हें उखाड़ करके अपनी सुलभ वंश की स्थापना की और 1503 तक सत्ता में सुलभ रहे। कहता है इसके बाद तुलुवों ने उनका स्थान ले लिया। अब सुलभ के बाद आए तुलुव। ओके, कृष्णदेव राय जो है ना, वो तुलुव वंश से ही जुड़े हुए हैं, फेमस है कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध थे? संबद्ध मतलब जुड़ा होना, रिलेट। ओके, आइए आगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैंने कहा ये सारे वंश आपने पढ़ लिए हैं। ओके, जिसने नहीं देखे थे एक बार फिर देख लें। हाँ जी, कहता कृष्णदेव राय, मैंने कहा 1509 में इनकी 1509 से 1529 तक का इनका पीरियड था। हाँ जी, क्या कहता है? कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी, मजबूत किया इन्होंने अपना साम्राज्य को। कहता है इसी काल में, यानी इनके पीरियड में, 1512 ईस्वी की बात कर रहा है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, रायचूर दोआब का क्षेत्र कहते थे ना इसे, ये इन्होंने हासिल कर लिया, जीत लिया। कहता है उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। उड़ीसा के जो गजपति शासक थे ना, इनको इन्होंने हरा दिया। बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह पराजित किया। बीजापुर दक्कन का एक राज्य था, बीजापुर, तो इस राज्य को हरा दिया। ओके, 1520 में। कहता है कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम, मंदिरों का गोपुरम ऊपर बनाया जाता है ना, तो इसे जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। मंदिरों का निर्माण और कहता है भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय। पिछले चैप्टर्स में हम गोपुरम के बारे में पढ़ चुके हैं। कहता है उन्होंने अपनी माँ के नाम पर
विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो नगलपुरम नगर जो इन्होंने बसाया अपनी माँ के नाम पर बसाया, विजयनगर के बिल्कुल पास एक नया शहर। ओके, ये देखिए कृष्णदेव राय का ये स्टैचू मिला है, ये इनका एक चित्र आपके लिए दिखाया गया है, कृष्णदेव राय। ओके, आप नाटक भी देखते होंगे तेनाली रामा, कृष्णदेव राय के ही दरबारी थे तेनाली रामा। ओके, शाबाश। सबसे फेमस राजा थे कृष्णदेव राय। बाबर के समय जब बाबर ने रातना राज्य स्थापित किया था, तो बाबर ने भी तारीफ की थी कि इतना बड़ा योद्धा और इतना भव्य नगर मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। इस नगर की विशेषता में कहा था। कहता कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर क्या रहा। तो कृष्णदेव राय के समय तो मैंने कहा उन्होंने उड़ीसा वाले को भी हराया, बीजापुर के सुल्तान को भी हराया। कहता उसके बाद क्या रहा। कहता कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में है ना। उसके बाद शासन क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जो इनके उत्तराधिकारी हैं उन्हें विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने ही सेनापतियों से चुनौती मिलती रही, ठीक है, अपने ही नायकों से चुनौती मिलती रही। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजवंश किसके हाथ में चला गया, अराविदु के हाथों में चला गया। अब एक दूसरे राजवंश के हाथों में चला गया शासन, अराविदु वंश। ओके, ये देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कहता है द बैटल ऑफ द राक्षस तंगड़ी। ये राक्षसी तंगड़ी यानी इसको द बैटल ऑफ तालीकोटा भी या द बैटल ऑफ बन्नीहट्टी भी कहते हैं। तो बन्नीहट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, एक ही युद्ध के तीनों नाम हैं। ठीक है, देखते हैं इस युद्ध में। ये देखिए इस निर्ममता के साथ ये युद्ध लड़ा गया, इस चित्र के साथ आप देख सकते हैं। क्या कहता है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया। कब, 1565 में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ओके, बन्नीहट्टी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, कहता है विजयनगर की सेना किसके नेतृत्व में उतरी, प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में। तो विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया था राम राय ने। और विजयनगर का युद्ध हुआ था किसके साथ, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी के साथ, इन तीनों की महासंघ के साथ। इन तीनों ने मिलकर एक संघ बनाया, तो उसे महासंघ कह रहा है। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध हुआ किसका, विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर का नेतृत्व किया था राम राय ने और इस महासंघ का नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। हाँ जी, ठीक है, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह महासंघ का नेता और राम राय विजयनगर का राजा, जो विजयनगर की सेना का सेनापति। कहता राजा राम राय की पराजय के बाद और मृत्यु के बाद विजयनगर शहर को बुरी तरह लूटा गया निर्ममता के साथ। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह उजड़ गया, इसको पूरी तरह उजाड़ दिया गया, पूरी तरह लूटा गया। ये जो युद्ध है इसकी गणना भारतीय इतिहास के जो विनाशकारी युद्धों में से की जाती है। ठीक है, सबसे खतरनाक युद्धों में से। कहता है अब साम्राज्य का केंद्र, अब इसके बाद इस युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। केंद्र जो है पूर्व की ओर चला गया, ईस्ट की तरफ। ठीक है, जहां अराविदु राजवंश ने पेनाकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से, तिरुपति के समीप है चंद्रगिरी, वहां से शासन किया। तो पहले राजधानी ले गए पेनुकोंडा और बाद में राजधानी वहां से भी शिफ्ट कर गए चंद्रगिरी। ठीक है, ओके, चलिए, शाबाश। कहता है सुल्तानों और राय के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन सुल्तान एंड रायस। कहता है हालांकि विजयनगर के विध्वंस के उत्तरदायी कौन थे, सुल्तान थे, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नता होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं थे। कहता है जो विजयनगर जो विध्वंस हुआ इसके लिए उत्तरदायी तो सुल्तान थे, पर हमेशा से सुल्तानों और राय के बीच संबंध इतने शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। कहता है एग्जाम्पल, कृष्णदेव राय ने सुल्तानों के सत्ता के दावेदारी का समर्थन किया। कृष्णदेव राय जो थे आपके विजयनगर के शासक, कहता है ये सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन करते थे, इसीलिए इनको यवन राज्य की स्थापना करने वाला ये टाइटल भी दिया गया था कृष्णदेव राय को, यवन राज्य की स्थापना करने वाला, एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। यवन क्या होता है, कहता है यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, यूनानियों और उत्तर पश्चिमी से उपमहाद्वीप से जो लोग आ रहे थे उनके लिए, मेन ये यूनान से निकला था। ठीक है, यूनानियों के लिए, और उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप से जो भी लोग आ रहे हैं उस तरफ से उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से हमारे उपमहाद्वीप में आने वालों के लिए। तो मैंने कहा कृष्णदेव राय ने उनके लिए मदद की थी। तो इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तानों ने भी कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। उन्होंने उस विवाद को सुलझाने में सहायता की थी। कहता वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को सुनिश्चित करने की इच्छुक थी। दोनों ही चाहते थे कि दोनों सुल्तान भी और राय भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहे,
ओके, कमजोर ना पड़े। कहता है ये राम राय की जोखिम भरी नीति थी, गड़बड़ राम राय की थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की। तो राम राय ने कोशिश की एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान से भिड़ाने की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने इस निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ओके, ठीक है, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आज यहाँ खत्म करता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। कहता है हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई, बताइए। कहता है कॉलिन मैकेंजी कौन थे। इनके जवाब आप अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है, अपने स्कूल टीचर से चेक कराएं, या आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके, कहता है कॉलिन मैकेंजी कौन थे। कहता है विजयनगर को जानने के स्रोत बताइए, किन स्रोत से पता चलता है। कहता है विजयनगर साम्राज्य में शासक स्वयं के लिए किस उपाधि का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन सी उपाधि का इस्तेमाल करते थे। कुदरई चेट्टी किन्हें समझा जाता था, किन्हें कहा जाता था, सॉरी ये झा लिख दिया है, इसे कहा कर लेना। नरपति किन्हें कहा जाता था, बताया था। और अशुपति किन्हें कहा जाता था, गजपति किन्हें कहा जाता था, सब आपने देखे। ठीक है, कहता है विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ, ये आपको बताना है। कहता है यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, और दोआब शब्द का अर्थ बताओ। दोआब शब्द का क्या अर्थ है वो भी पूछ रहा है। कहता है विजयनगर किन दो नदियों के बीच स्थित था। ओके, किन दो नदियों के बीच स्थित था विजयनगर। कहता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब व किन के बीच हुआ तथा इस युद्ध के परिणाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, कहता है कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किस वर्ष किया। ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए हैं और ये चैप्टर आज यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, चलें जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। ओके, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।